उसके बाद में इक्विलिब्रियम बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा आज का वो है टारगेट, इक्विलिब्रियम जरूर बताएंगे। तो पहले एक बार मैं ओजोनोलिसिस बता देता हूँ और एक बार कोल्ब्स बता देता हूँ। ठीक है, इक्विलिब्रियम का इंपॉर्टेंट बता देंगे। ओके डन, ठीक है ना। तो चलिए एक बार मैं ओजोनोलिसिस बताता हूँ। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड टूटता है आप लोगों का, जहां पे भी डबल बॉन्ड होता है, मान लो जैसे CH3 CH, डबल बॉन्ड CH3, इसको हम ऐसे लिख देते हैं CH3। दो चीजें होती हैं इस ओजोनोलिसिस में, एक तो O3 डलता है और दूसरा डलता है Zn और H2O। एक तो ओजोन डलता है और एक ZnH2O डलता है। और शॉर्टकट क्या है जो मैं बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड के बीच में ऐसे ऐसे बॉन्ड तोड़ दो, इधर एक ऑक्सीजन डाल दो, इधर एक ऑक्सीजन। अरे डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया करो, इधर एक ऑक्सीजन डाल दो और ये वाला दूसरा पार्ट एक अलग बना दो, दो पार्टों में तोड़ दिया। तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा, लेट मी टेक अनदर कलर पेन फॉर दिस पार्ट। ये वाला पार्ट क्या बनेगा, CH3 CH3 CH, ये बन गया, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या बनेगा, दूसरा पार्ट बनेगा CH3, ऊपर वाला CH3, ये वाला CH3 लिखा मैंने, फिर C इधर आ गया O, CO, फिर CH3, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं, ऊपर CH3 फिर C, फिर इधर डबल बॉन्ड O और फिर CH3। एक ही बात है, आप ऐसे करके लिखो या ऐसे करके लिखो, कोई बात नहीं है, एक ही बात है दोनों का। इन दोनों का मतलब ही क्या है, आपका डालना है प्रोपेनॉन। ये दोनों है प्रोपेनॉन और ये है इथेनॉल। ये है आपका इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल और प्रोपेनॉन, ये दोनों चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब आपको अगर ये उल्टा क्वेश्चन आ जाता है, उल्टा क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछा जाए बताओ वो एल्कीन कौन सा है जिसके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये है, तो फिर आप क्या कहते हैं, फिर आप दूसरी प्रणाली इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, इस रिएक्शन को रिवर्स। तो आप पहले इथेनॉल लिखते हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर इसको चेंज कर दिया, मैंने कहा इथेनॉल एक एल्कीन X है जिसका ओजोनोलिसिस हो रहा है, ओजोनोलाइसिस हो रहा है, और उससे मिल रहा है CH3 CHO और CH3 CO CH3, ये दोनों मिल रहे हैं। तो बताओ X क्या है। तो आपने CH3 CHO लिखा, पहले CH3 CHO बनाया आपने, ये आपका बन गया CH3 CHO, फिर CH3 CO CH3 बनाया आपने, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दोनों बनाया आपने। अब हमेशा याद रखिएगा, दोनों को इस तरह से बनाना है कि ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के सामने रहे। भाई ये सबके एग्जाम में आएगा, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी एग्जाम हो 11th क्लास के केमिस्ट्री का, उसमें ओजोनोलिसिस छपेगा ही छपेगा। तो आपने क्या करा, मैं दोबारा बताता हूँ, आपने पहले CH3 CHO, दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा ध्यान से सुनो, CH3 CHO बनाया आपने, CH3 CHO, इसे बनाएंगे कैसे, डबल बॉन्ड O बनाना है इसका, ऐसे खोल के बनाना है, ठीक है सर, बना दिया सर। और खोल के बनाना है CH3 CH, एक बन गया सर। दूसरा वाला भी खोल के बनाओ, CH3 CO CH3, दोनों खोल के बना दिया, हाँ जी सर बन गए। अब क्या करना है सर, व्हाट इज नेक्स्ट, दोनों के डबल बॉन्ड O को एक दूसरे के सामने लिख दो। कैसे, CH3 C, इसको ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा घुमा दो इधर की तरफ, घुमा दो मतलब ये इधर चला जाएगा। एक ही बात है, H एक साथ लिख दो, CH H तो एक साथ ही लिख सकते हो, CH को एक साथ लिख दिया और O को इधर घुमा दिया। अच्छा इसका उधर की तरफ घुमाओ, तो C डबल बॉन्ड O CH3, इधर भी CH3, इनका H2O HO हटा दो, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, नीचे CH3 CH3, ये चीज आ गई। इधर इसका नाम क्या हुआ, 1 2
4 इसका नाम है 2 पे मिथाइल ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूट 2 ठीक है, इस बात को ध्यान करिएगा। अच्छा, कोई और क्वेश्चन करें? एक क्वेश्चन बड़ा रैंडमली आ रहा है आजकल। एक्स एक एल्कीन है, उससे उससे 2 मोल्स ऑफ एनसीईआरटी का 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड मिल रहा है, 2 moles of aldehyde having molar mass 44, जिसका मोलर मास 44 है। तो बताओ x क्या है? तो मोलर मास 44 देख के आपके मन में बहुत सारी बातें आएंगी, सर हम कैसे पता करेंगे कौन सा एल्डिहाइड है, ऐसे तो कितने हो सकते हैं जिसका मास होगा, कैसे निकालेंगे? अरे यार इतना टफ नहीं है, सुन तो लो। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड होता है RCHO, ये होता है एल्डिहाइड। ठीक है भाई, R मतलब कितने भी कार्बन हो सकते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, ये नहीं पता। सिर्फ CHO का मास कितना होता है चेक करते हैं। C का 12, H का 1, O का 16। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो आंकड़ा बैठता है 29 का, 29। तो सर इस R की जगह अब कितने कार्बन होंगे? आपको क्या लगता है? कार्बन का मास ही 12 होता है, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह सिर्फ एक कार्बन भी लगाता हूं तो 12 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा आंकड़ा 41 हो जाएगा सर। अगर एक और कार्बन जोड़ दूं तो इसमें 12 और जोड़ दूंगा तो ये तो बन जाएगा 53, बढ़ गया 44 से, तो इसका मतलब सर और कार्बन नहीं जोड़ना, और कार्बन मत जोड़ो, बस इसी के पास लगा दो 3 हाइड्रोजन CH3, तो CH3 के 3 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा तो 44 आ जाएगा। सर मिल गया हमें 44 वाला एल्डिहाइड CH3CHO। ये तो बहुत इजी था अगर आप ध्यान से ठंडे दिमाग से देखें। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनल। अब 2 इथेनल बनाने हैं फिर एल्कीन पता हो जाएगा। इथेनल कैसे बनाएंगे? CH3CH, मैंने अभी भी समझाया, डबल बॉन्ड हो। दूसरा इथेनल भी CH3CH, डबल बॉन्ड हो। दोनों के डबल बॉन्डों को एक तरफ करना है, दोनों के डबल बॉन्डों को एक तरफ लिखना है। दोनों के डबल बॉन्ड ओ को एक तरफ लिख देना है। हमने दोनों के डबल बॉन्ड को एक तरफ लिख दिया सर, और फिर ओ गायब कर देने। ये कोई रिएक्शन नहीं है, ट्रिक है। ओ गायब कर देने हैं तो आपको वो एल्कीन मिल जाएगा। इसका नाम बन जाएगा ब्यूट 2इन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन इसका आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोनोलिसिस का। के बाद मैं बताऊंगा कोल्ब्स। आपने पूछा कोल्ब्स, तो कोल्ब्स को क्या करना है? कोल्ब्स में क्या होता है? एसिड का सॉल्ट होता है। एसिड लेते हो और उसमें NaOH डाल देते हो ना, तो याद रखना एसिड में जब भी NaOH डाल देते हो तो वो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये बना देता है RCOONA प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। ये है एसिड, सी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है बेस, ये है सॉल्ट, ये है वाटर। ठीक है, हमें ये सॉल्ट चाहिए होता है। सॉल्ट का नाम है सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है। ये कोल्ब्स रिएक्शन नहीं है। कोल्ब्स रिएक्शन की शुरुआत यहां से होती है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट ले लेते हैं और इसमें दोबारा से NaOH डालते हैं, पानी, मतलब सोडियम कार्बोक्सिलेट और वाटर डाल दिया जाता है।
और एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तभी तो इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। अब ये क्या बनेगा, ये Na, दो यहां से दो Na, दो OH के साथ क्या बना देते हैं, दो NaOH, तो बचता है RCOOH, RCOOH। तो वहां से RCOOH बन गए दो, और सॉरी माय फॉल्ट, सॉरी माय मिस्टेक। ये दो R आपस में जुड़ जाते हैं, R आपस में जुड़ जाए, एल्केन बन गए, दो NaOH निकल गए। ये H और ये H आपस में H2 बना दिया, ये CO2 आपस में CO2 गैस उड़ गई, तो यहां से एल्केन बन गया। तो आप याद रखिएगा, वुड्स रिएक्शन में भी कभी भी ऑड नंबर्ड एल्केन नहीं बन सकता, इसमें भी ऑड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि दो R जुड़ते हैं ना, दो R जुड़ते हैं। अगर मान लो R, एक R मान लो ऑड है, तो ऑड का डबल हो गया तो इवन हो जाएगा, और अगर एक R इवन है तो इवन का डबल भी इवन होता है। इसका मतलब हम कभी भी वुड्स रिएक्शन और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस से कभी भी नहीं बना सकते ऑड नंबर्ड एल्केन फ्रॉम वुड्स एंड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। We can't prepare odd numbered alkene। ठीक है, इस बात का ध्यान करिएगा। और कुछ पूछना बेटा? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसका मैकेनिज्म आपको जानना है तो मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। अच्छा चलो, कोई लेट इट। और कुछ पूछना है किसी को कुछ, फिर मैं थोड़ा सा उसमें जाऊँ, इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल शेयर इट। और कुछ? ठीक है, चलो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेसिकली मैं पॉइंट्स में डिस्कस करता हूँ, ठीक है, पॉइंट्स में एकदम क्रिस्प, जो एकदम मतलब जो एकदम मेन एकदम है, उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। इक्विलिब्रियम का पहला पॉइंट, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ऐसी स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज, which means rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction। ये पहली लर्निंग आपको पता होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन का एक ऐसा स्टेज है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। इसका मतलब रिएक्टेंट जितनी तेजी से प्रोडक्ट बन रहा है, उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी बन रहा है। रिएक्टेंट जितनी तेजी से प्रोडक्ट बन रहा है, उतनी तेजी से ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा है, एकदम रिवर्स। पहली चीज आपको बताऊं, दूसरी चीज इक्विलिब्रियम में आपको क्या पता होनी चाहिए? सर दूसरी चीज पता होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम लॉ क्या कहता है। इक्विलिब्रियम लॉ ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो R अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इसी में R अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या A अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, B अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, तो इक्विलिब्रियम लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्ट जो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों बराबर होती है। तो इसका मतलब जो रिएक्ट प्रोडक्ट का पावर B है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वो कांस्टेंट होगा हमेशा। ये जो रेशियो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, ये फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं यार। समझो ना मेरी बात को, कोई चेंज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम में ऐसे स्टेज है, जैसे मान लो 10% पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई। कई लोग तो सोचते हैं कि इक्विलिब्रियम हमेशा 50% पे होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है यार, कभी भी एक्वायर कर सकता है इक्विलिब्रियम, कभी भी अचीव हो सकता है।
मान लीजिए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम 10% पे अचीव हो गया, 10% पे अचीव हो गया, इसका मतलब 10% रिएक्टेंट है और 90% अभी भी हमारे पास प्रोडक्ट है। जैसे ही अब 1% रिएक्टेंट आगे बढ़ा और ये बन गया 9% और ये बन गया 91%, उसी समय पर वापस 1% आ गया, 1% माइनस हो गया और ये वापस 90% हो गया और 1% इसमें प्लस हो गया और ये वापस 10%। जैसे ही रिएक्शन आगे गई वैसे ही रिएक्शन पीछे आ गई। हितेंद्र, तूने दो डिवाइस से क्यों कनेक्ट कर लिया भाई? हितेंद्र, अच्छा ठीक, ठीक है। 1% आगे गई तो 1% पीछे चली गई, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव हो सकता है। तो इसका मतलब जैसे मान लो 10% पे अचीव हुई और 90% प्रोडक्ट है तो फिक्स रहेगा। ये 90 और ये 10 सेम है, मतलब 90 और 10 का रेशियो 9 आ गया, ये कांस्टेंट फिगर है। 1 घंटे बाद देखो, 2 घंटे बाद देखो, तुम्हें यही नजर आएगा। तो ये इक्विलिब्रियम लॉ है। इक्विलिब्रियम लॉ क्या कहता है? इक्विलिब्रियम लॉ कहता है द रेशियो, ये रेशियो, रेशियो किस किस का? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट and reactant with raised to the power of their stoichiometric coefficient at equilibrium is constant. इक्विलिब्रियम के समय प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो है विद रेज टू दी पावर टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। इसे इक्विलिब्रियम लॉ कहते हैं। और इस इक्विलिब्रियम लॉ में इस k को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और ऐसे ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। और जब ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है तो k नहीं लिखते हम, k c लिखते हैं। यहाँ पर c का मतलब है रेट कांस्टेंट व्हेन x, यहाँ पे लिखता हूँ ना, एक सेकेंड यहाँ पे लिखूंगा kc। kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट when expressed in terms of concentration। अगर यहीं पर मान लो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, किसी गैस का प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर गिवन है, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे? इसको लिखेंगे Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ P की पावर B अपॉन में प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट की पावर A। मतलब वहां पर ऐसे लिखने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, प्रेशर ऑफ P मतलब और प्रेशर ऑफ R, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से शो किया जाता है, पार्शियल प्रेशर को ऐसे शो किया जाता है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ प्रेशर, ठीक है। और एसओ को हम ऐसे शो करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। ये दो अलग अलग बातें हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पर केपी को क्या कहा जाता है? केपी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन पार्शियल प्रेशर, जब पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। दोबारा जैसे फॉर से अभी अभी रिएक्टेंट लिखी है, दोबारा लिख रहा हूं मैं, ए रिएक्टेंट गिव्स बी अमाउंट ऑफ बी प्रोडक्ट, तो इसका केसी आप क्या लिखेंगे? केसी लिखेंगे, प्रोडक्ट ऊपर लिखा जाता है, याद रखा। दो रिएक्टेंट है तो क्या करेंगे? जैसे मान लो ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट है तो यहाँ पर बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे, डी, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर हमेशा प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट ऊपर हमेशा प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट कौन है? सी की पावर सी और डी की पावर डी, डिवाइडेड बाय क्या होगा? ए की पावर ए और बी की पावर बी। याद रखिए इधर प्लस नहीं आएगा बीच में, ये बहुत बड़ी गलती होती है लोगों की, बहुत गलत फहमी है।
और इसका अगर इक्वेशन 1 मान लिया, अगर इसका केपी निकालना हो मुझे, क्या लिखूंगा केपी में? प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी अपॉन में प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ये दूसरी इक्वेशन है। अब हमें एक चीज पता है, ये मैं तीसरी चीज बता रहा हूँ, तीसरा रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, पी वी इज इक्वल्स टू क्या होती है? एन आर टी। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। तो P इज इक्वल्स टू क्या हो गया? N बाय वी आर टी। N बाय वी का मतलब है N बाय वी, N बाय वी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम पर लीटर। इसे हम कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ही याद रखिएगा होता है मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी एक ही बात होती है। तो P इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सी आर टी, प्रेशर इज इक्वल्स टू सी आर टी। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी। प्रेशर ऑफ बी को क्या लिख सकता हूं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी। प्रेशर ऑफ सी की जगह क्या लिख सकता हूं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी। और प्रेशर ऑफ डी की जगह क्या लिख सकता हूं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी। अगर मैं इन चारों वैल्यूज को पुट कर दूं इक्वेशन 2 में, ध्यान रखिएगा, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो Kp हो जाएगा प्रेशर ऑफ सी की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी की पावर सी। ध्यान से देखिए, इस प्रेशर ऑफ सी की पावर सी की जगह आ गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी, और पूरे की पावर सी थी तो पूरे की पावर सी। इसी तरह से प्रेशर ऑफ डी की जगह क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी की पावर डी। ये इसकी जगह आ गया, ध्यान से देख लीजिए आप। इसी तरह से नीचे आ जाएगा concentration of A RT की पावर A, concentration of B RT की पावर B। तो Kp आ जाएगा concentration of C की पावर C और फिर RT की पावर C। फिर आ जाएगा concentration of D की पावर D और फिर RT की पावर D। concentration of A की पावर A, RT की पावर A, concentration of B की पावर B, RT की पावर B। ये आ गया। फिर हम लिख सकते हैं, एक काम करिए, सारी कॉन्सेंट्रेशंस को एक जगह लिख दीजिए, इसको, इसको, इसको और इसको। और ऊपर आ जाएगा आरटी की पावर, बेस सेम है ना, आरटी आरटी, सी प्लस डी। इसी तरह से नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, आरटी की पावर ए प्लस बी। ये आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी जगह, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? के सी। आरटी की पावर सी प्लस डी क्या होता है? सी प्लस डी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में आरटी की पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना? तो यहां से हम लिख सकते हैं Kp इज इक्वल्स टू के सी, Kp इज इक्वल्स टू के सी आरटी की पावर डेल्टा एन, जहां पर डेल्टा एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप प्लीज इसको जरूर अच्छी तरह से देखिएगा, कुछ देख रहे हैं या नहीं देख। कुछ भी करिए, इसको जरूर अच्छी तरह से।
उसके बाद आगे चलते हैं। इस चैप्टर की 3 बातें मैंने आपको बता दी, मैं गिन के बता रहा हूँ, चौथी बात गिन के बता रहा हूं इसमें, वो है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। एक रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसके प्लूरल को इक्विलिब्रिया कहते हैं। बहुत सारे रिएक्शन है इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस मतलब when all the reacting species are in same phase, सब एक फेज में रहते हैं, सारे रिएक्टिंग स्पीशीज एक फेज में रहते हैं। जैसे N2 गैस, 3H2 गैस, जो अमोनिया बन रहा है वो भी गैस है मान लो। तुम ये मत सोचना सर अमोनिया तो लिक्विड होता है, यार जो स्टेट उन्होंने दे दी वो फाइनल है, बस उसके बाद कोई बहस नहीं। उन्होंने गैस दे दी तो गैस है, ये सारे सेम है, तो ये होमोजेनियस इक्विलिब्रिया हो। अगर तुम इसको लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? अगर केसी के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो लिखोगे NH3 का स्क्वायर, ऊपर आ गया स्क्वायर, नीचे क्या आएगा N2 और H2 का क्यूब। आप देख सकते हैं NH3 दो थे तो मैंने ऊपर 2 लिखा, फिर N2 और H नीचे दोनों आइटम लिखी मैंने, 2 रिएक्टेंट थे, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लिखा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉमन एरर करते हैं बच्चा प्लस करके, और H2 क्या है 3 है तो उधर मैंने 3 लिखा। अगर इसी का कहता, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन देता तो ऐसे लिखते, अगर प्रेशर देता तो हम क्या लिखते? प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2, नीचे आता प्रेशर ऑफ N2, प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। इस तरह से Kp लिखते हैं। Kc ये रहा, Kp वो रहा। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है बस। अगर कहीं पर भी सॉलिड कोई आइटम आती है, सॉलिड लिखा आता है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम में इग्नोर कर देते हैं, इक्विलिब्रियम में उसको 1 मान लेते हैं, 1। उसका एक्टिव मास 1 ले लिया जाता है, 1 मान लेते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, उसका कोई रोल नहीं है, उसको 1 मान लेते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। और यहीं से अगर हेट्रोजीनियस आपसे पूछे, सर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो हेट्रोजीनियस होता है when the reacting species are in डिफरेंट फेज। जब सब फेज अलग अलग हो, जैसे CaCO3 एक सॉलिड है जो क्या देता है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। सर ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, इसमें इसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा, इसको नहीं, इसका भी एक्टिव मास 1 हो जाएगा, सिर्फ CO2 ही है जो लिखा जाएगा। ठीक है, ये चौथी चीज पता होनी चाहिए थी आपको। पांचवी चीज आपको पता होनी चाहिए थी, हाँ जी बेटा बताइए। हाँ केसी में लिखना है। नहीं 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 नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर मान लो ये दिया हुआ है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बताया हुआ है कि NH3 की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो इसका मतलब आपको केसी लिखना है। अगर कह दिया, इसी क्वेश्चन में कह दिया कि NH3 का पार्शियल प्रेशर 0.1 बार है, तो आपको उसी को केपी में लिख लेना है, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं अपने पांचवी चीज पर। इस चैप्टर की पांचवी चीज है एप्लीकेशन ऑफ केसी। केसी की एप्लीकेशन क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पहली एप्लीकेशन है, तुम इससे पता लगा पाते हो कि रिएक्शन कंप्लीट, reaction has a tendency to complete or not, reaction has a tendency for completion or not, reaction complete होगी या नहीं, मतलब मानी ये जाती है कि कैसी की वैल्यू अगर 10 की पावर -3 से छोटी है तो वो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं।
नेवर कंप्लीट। अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 से बड़ी हो, विल कंप्लीट, कंप्लीट होगी, विल कंप्लीट। और अगर इन दोनों के बीच में है तो वो फिर तो भैया इक्विलिब्रियम में ही झूलता रहेगा, वो ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो आपको पता लग जाता है कि रिएक्शन की टेंडेंसी हाँ भाई कंप्लीट होने की है भी या नहीं, रिएक्शन पूरी होगी भी या नहीं होगी। दूसरा, रिएक्शन का डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब देखो जैसे केसी होता है, केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम के समय प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो होता है उसे हम, वो कांस्टेंट होता है, उसे केसी बोलते हैं इक्विलिब्रियम के समय। मान लीजिए कोई रिएक्शन 0 से लेकर 100% है और इक्विलिब्रियम आ गया 10% के समय। एट द टाइम ऑफ 10% कंप्लीशन रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेज अचीव कर लेता है। इसका मतलब उस समय पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो है वो केसी बन जाता है। ठीक है, अगर मान लो मैंने 50% पे कैलकुलेट करा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो, क्या वो केसी कहलाएगा? या 5% पे जब मैं कैलकुलेट करूंगा क्या वो केसी कहलाएगा? नहीं। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्यूसी। क्यूसी क्या होता है? क्वेशंट कांस्टेंट। ये क्वेशंट कांस्टेंट क्या होता है? ये क्वेशंट कांस्टेंट का मतलब होता है कभी भी किसी भी रिएक्शन में कभी भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो कैलकुलेट करो, वो रेशियो क्यूसी बताता है। इसका मतलब रिएक्शन में आप कभी भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो निकालते हैं, वो क्यूसी बताता है। ठीक है, तो मान लो अगर क्यूसी और केसी दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम पे ही हैं, क्योंकि आपने 10% पे तो केसी होता है और क्यूसी भी आपने 10% पे ही निकाल लिया, इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम पे हैं, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा। पर मान लो अगर क्यूसी बड़ा आ जाता है केसी से, इसका मतलब क्यूसी बड़ा आ गया। जैसे मान लो ये क्यूसी है, 50% में निकाल लिया, तो वो रिएक्शन पीछे की तरफ आना चाहेगा, इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक फेवरेबल कंडीशन है। तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। इसी तरह से मान लो अगर क्यूसी छोटा है केसी से, जैसे आपने 5% पे केसी निकाल लिया, अब आगे जाना चाहेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड मूव करेगा। तो इसका मतलब क्यूसी और केसी से दोनों से हम लोग बता सकते हैं रिएक्शन कहां की तरफ मूव करने की इच्छा रखता है। और तीसरी एप्लीकेशन क्या है? इट हेल्प्स अस इन कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को पता करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं आगे हमारी छठी बात इस चैप्टर की, वो है ली चैटलायर्स प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए ये तो पेपर में छपेगा ही छपेगा। ये क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो वो इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहता है। आई रिपीट, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, कोई रिएक्शन रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, इसी तरह से कोई अगर इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहती है। अगर तुम उसमें कोई चेंज करते हो तो वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में मूव करके उस चेंज को अंडू किया जा सके। अंडू मतलब पहले जैसा किया जा सके, पहले जैसा किया जा सके। अंडू का मतलब ये होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं ये किस किस तरह से अफेक्ट करती है। पहला, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जैसे मान लो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, एक रिएक्शन है,
ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन। एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे N2 प्लस 3H2 2NH3 बन रहा है। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी है वो है -393 किलो जूल पर मोल, किलो जूल। अब एक और बात मैं इसमें ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ, इस माइनस को देखकर ये याद रखिएगा कि आगे जब रिएक्शन जारी है तो एक्सो है, क्योंकि माइनस मतलब हीट निकल रहा है। तो अगर कोई रिएक्शन आगे एक्सो होगा तो पीछे उसका ऑब्वियसली अपोजिट होगा, एंडो होगा। मतलब अगर आगे, ये तो हमें थर्मोडायनेमिक्स में भी बताती है कि अगर आगे जाते हुए +393 है तो पीछे जाते हुए -393 है तो पीछे जाते हुए +393 होगा, उल्टा होगा। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये कहता है कि अगर मैंने मान लो NH2 की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में है। अगर N2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रिएक्शन वहां जाना चाहेगा जहां पर N2 की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सकते हैं। कम कहां करेंगे? फॉरवर्ड मूव करके। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाकर क्या हो रहा है? फॉरवर्ड जाकर भाई N2 कन्वर्ट हो रहा है NH3 में। तो अगर आप N2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करके वो कंज्यूम होगा और NH3 बनाएगा। इसी तरह से अगर मान लो N2 की कॉन्सेंट्रेशन को आप डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन पीछे जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। पीछे की तरफ मूव करेगा। पीछे की तरफ मूव क्यों करेगा? क्योंकि N2 की कॉन्सेंट्रेशन को वापस बढ़ाना चाहेगा। पीछे की तरफ मूव करके वापस बढ़ाया जा सकता है कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह से अगर मैं H2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन आगे की तरफ मूव करेगी, H2 की कॉन्सेंट्रेशन को घटाऊंगा तो रिएक्शन पीछे की तरफ मूव करेगी। बड़ा सिंपल सारा सा लॉजिक है। जिसको बढ़ाओगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर रिएक्टेंट को बढ़ाया तो आगे की तरफ जाएगा, रिएक्टेंट को कम कर दिया तो रिएक्शन पीछे आएगा। इसी तरह से मान लो प्रोडक्ट को तुमने इंक्रीज कर दिया तो प्रोडक्ट बढ़ गया तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा ताकि कम हो सके प्रोडक्ट। और अगर मान लो प्रोडक्ट को तुमने डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा ताकि प्रोडक्ट ज्यादा बन सके। सिंपल सीधा सा लॉजिक। दूसरा क्या है? दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रेशर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगी। वॉल्यूम मतलब जगह कम हो जाएगी आपकी। अगर आपकी जगह कम हो गई तो आप उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां पर आपके लेस नंबर ऑफ मोल्स है। लेस मोल्स, कम मोल्स ऑब्वियसली। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम will move towards less number of moles। जहां पर मोल्स कम है, जैसे इधर टोटल मोल्स कितने हैं? 1 + 3 4, उधर कितने हैं? 2, इधर 4 है उधर 2 है। तो ये कहां जाएगी? आगे की तरफ मूव करेगी, आगे की तरफ। इसी तरह से ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज होता है और रिएक्शन का इक्विलिब्रियम मूव जहां पर ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, जहां पर मोल्स ज्यादा होते हैं उसकी तरफ मूव करें। इस तरह से प्रेशर पे डिपेंड रहता है। तीसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पर इफेक्ट करने से, तो अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन वहां जाएगा जहां पर टेम्परेचर कम किया जा सके। समझो मेरी बात। तो टेम्परेचर कहां जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां पर टेम्परेचर को कम कर सको, मतलब एंडो की तरफ, एंडोथर्मिक की तरफ। वहीं पर अगर तुम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, कम करते हो, तो रिएक्शन वहां जाएगा टेम्परेचर बढ़ा सको, एक्सो की तरफ। इस तरह से ये गाड़ी चलती है। इसके अलावा दो और फैक्टर्स हैं। एक इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट।
कैटलिस्ट कोई काम नहीं करता, कोई इफेक्ट नहीं करता, कैटलिस्ट का कोई असर नहीं रहता। और पांचवा इफेक्ट ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस भी कोई काम नहीं करता। ये दोनों नो इफेक्ट है, नो इफेक्ट वाले लोग हैं, नो इफेक्ट। इसके बाद चैप्टर में आगे चलते हैं। सातवीं चीज है ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस पेयर। तो हम लोगों को यह समझना है कि ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होते हैं जो H प्लस डोनेट करे, लूज करे, और ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं जो H प्लस गेन करे। इसका मतलब अगर मैं HCl को पानी में डाल देता हूं तो HCl एसिड है, H प्लस देगा और Cl माइनस बना देगा, और ये H प्लस लेगा, H प्लस लेकर ये H3O प्लस बना देगा। तो ये हुआ एसिड और ये यहां पर हुआ बेस। क्यों? क्योंकि एसिड, क्यों? क्योंकि H प्लस दे रहा है, और H प्लस देने के बाद ये क्या बन गया? Cl माइनस। अब Cl माइनस एक ऐसी चीज है ऑब्वियसली जो H प्लस वापस लेकर HCl बनाना चाहेगी। तो इसका मतलब सर एक एसिड हमेशा, मान लो HCl एसिड है तो ये H प्लस देकर Cl माइनस बनाएगी, बेस बन गया। अब ये बेस बन गया क्यों? क्योंकि H प्लस ले सकता है। तो इसका मतलब एक एसिड H प्लस देने के बाद बेस बन जाता है, और बेस H प्लस लेने के बाद एसिड बन जाता है। तो इसी पेयर को हम एसिड बेस पेयर कहते हैं। तो ये एसिड अगर 1 है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस 1 हुआ। और अगर ये बेस 2 है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड 2 है। इस पेयर को कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये दूसरा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसका मतलब अगर मैं कल को कहूं जैसे HCl का बेटा आपको कंजुगेट बेस निकालना है, कंजुगेट बेस, तो आप कहेंगे सर ठीक है, उसका मतलब Cl माइनस H प्लस हटा दो। कल को मैं कहूंगा Cl माइनस का कंजुगेट एसिड निकालना, आप कहेंगे कंजुगेट एसिड निकालना है मतलब H प्लस ऐड कर दो, HCl। ये क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। जैसे कल को पूछा जाएगा NH3 का कंजुगेट बेस क्या है, आपको कुछ नहीं समझना, आपको ये समझना है कि सर अगर कंजुगेट बेस पूछ रहा है तो इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और एसिड की तरह बिहेव, एसिड कौन होते हैं? जो H प्लस दे, तो ये एसिड H प्लस दे देगा तो बन जाएगा NH2 माइनस। और अगर वहीं पर मैं पूछता हूं बेटा इसका कंजुगेट एसिड क्या है, तो आप कहेंगे कंजुगेट एसिड आप पूछ रहे हो, इसका मतलब ये बेस की तरह काम करेगा। बेस कौन होते हैं? जो H प्लस ले, तो ये H प्लस लेकर बन जाएगा NH4 प्लस। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे HS माइनस आपसे पूछेगा इसका कंजुगेट बेस कौन है। कंजुगेट बेस मतलब ये खुद एसिड की तरह काम कर रहा है, H प्लस निकाल दो, H प्लस निकाल दोगे तो S बच जाएगा, सिर्फ एक माइनस पहले से है। और जब H प्लस चला जाएगा एक और माइनस अब आ जाएगा तो S2 माइनस बन जाएगा। इसी तरह से अगर कंजुगेट एसिड पूछे इसका मतलब ये खुद बेस की तरह, मतलब H प्लस ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा H2S। ये चलता है भाई HCl। ये सातवीं बात। आठवीं बात आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में, पीएच। पीएच का फार्मूला है -log H+। और एक बात याद रखिएगा, H+ ही H3O+ होता है, दोनों एक ही बात होती है। इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। यहीं पर कुछ रिलेशंस है, मैं लिख देता हूं। जैसे POH पूछे तो -log
OH माइनस होगा, हाइड्रोक्साइड होगा। इसी तरह से KW होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसमें H प्लस और OH माइनस दोनों होते हैं, इसे कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब वाटर के दोनों आयंस का आयनिक प्रोडक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और KW बराबर होता है KA इंटू KB, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। छोटे छोटे रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, KA एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, KB बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ये रिलेशन होता है इनके बीच में। और भी रिलेशंस है, जैसे जैसे K, अगर मैं वो कर दूं KW की बात करूं तो KW की वैल्यू होती है 10 की पावर -14, क्योंकि H प्लस और OH दोनों की वैल्यू 10 की पावर -7 10 की पावर -7 होती है। तो KA इंटू KB इज इक्वल्स टू 10 की पावर -14 है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम दोनों तरफ ले लेंगे लॉग माइनस लॉग, तो ये बन जाएगा PKA प्लस PKB और ये बन जाएगा 14। ये भी एक रिलेशन है। ये छोटे छोटे रिलेशन है एसिड डिसोसिएशन बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के, ये आपको हैंडी रखने हैं, बहुत इस्तेमाल होते हैं इन रिलेशंस। ये 8वीं बात आपको पता होनी चाहिए। 9वीं बात आपको पता होनी चाहिए, बता बेटा, P जब भी आगे लग जाता है ना, P x होता है माइनस लॉग x, ये समझ। इसका मतलब जो भी P के साथ लग जाता है, इसका मतलब वो माइनस लॉग होता है, उसकी पावर दिखाता है। तो P के A का मतलब है माइनस लॉग के, एसिड डिसोसिएशन A का उल्टा, ये है माइनस लॉग के भी, ये चीज। ये अब आती है 9वीं चीज इस चैप्टर की, वो आता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट किसे बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं जब एक आयन एक से अधिक सोर्स से आता है, उसे कॉमन आयन बोलते हैं। परंतु कॉमन आयन से होता क्या है? कॉमन आयन से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन सप्रेस हो जाता है। जब ये वाली बात बोलता हूं तो बच्चों को ढंग से समझ में आती नहीं है, सर के ऊपर से निकल जाती है। तो एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको बताता हूं। जैसे NaCl है, NaCl या HCl, इनमें कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होता। जैसे CH3COONA, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जब भी ग्रुप 1 का NaKLi आ जाए, ग्रुप 17 का ClBrF आ जाए, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनमें से कोई भी एक आयन अगर मौजूद है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करता, वो हमेशा पूरा टूटता है। तो ये क्या देगा? और CH3CO मैंने माइनस और H प्लस, इसमें इक्विलिब्रियम का निशान नहीं लगाया क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियसली मैंने बता दिया, कहीं पर भी आपको Na प्लस K प्लस Li प्लस दिख जाए, कहीं पे भी आपको Cl माइनस Br माइनस F माइनस दिख जाए, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। परंतु अगर मैंने इसी में डाल दिया CH3COOH इनके अलावा, तो CH3COOH में तो ये सब नहीं है,
तो आप समझ गए सर, इसमें एक इक्विलिब्रियम होगा, जो भी इसमें नहीं है उसमें इक्विलिब्रियम होगा, CH3COO- और H+। अब अगर मैं देखता हूं तो CH3COO- दो जगह से आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट से। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो मैं कुछ कर नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो पूरा टूट चुका है। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर देखो तुम ध्यान से, वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? ऊपर से भी तो आ रही है, पर ऊपर वाले को कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाला पूरा टूट चुका है। तो इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, क्योंकि ये है कॉमन आयन। तो अब इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ मूव करना चाहेगा, बैकवर्ड मूव करना चाहेगा। इसी तरह से हुआ क्या कि आपने कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन पीछे की तरफ मूव कर रही है। तो ड्यू टू कॉमन आयन dissociation of weak electrolyte वापस जाती है, सप्रेस मतलब कम हो जाती है, पीछे जाती है, बैकवर्ड मूव करती है। इसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। और 10वीं और आखिरी बात है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन वो होते हैं which resist the change in pH, जो pH को रोके, pH को चेंज होने से रोके, upon the addition of small amount of acid और बेस। मतलब कुछ एसिड और बेस डालने पर जो पीएच को चेंज होने से रोके, उसे बफर कहते हैं। एसिडिक बफर और बेसिक बफर दोनों होते हैं। आप लोग एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है, प्लीज आप एग्जाम्पल जरूर लर्न कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, हमारे शरीर में भी एक बफर है, ब्लड, जो पीएच को चेंज होने से रोकती है। इन बातों को जरूर कर लीजिए।